नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। पेश है हमारा खास शो आक्रमण, जहां पर जंग की हर चिंगारी को हम आग बनने से पहले पकड़ते हैं। और दुनिया इस वक्त किस रूप में जंग की भट्टी में तप रही है। हर दिशा से बारूद की गंध आ रखी है, हर मोर्चा धधक रहा है और इन्हीं आग की लपटों में कई देश झुलस रहे हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं विनाश की 3 तस्वीरें। ये तीनों तस्वीरें जंग, नेता, चालों की से भरी हुई है। दुनिया को बारूद के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। पहली तस्वीर जो नजर आई वो रूस यूक्रेन जंग की, जहां पर रूस की मिसाइलों ने यूक्रेन के गेम चेंजर टैंक को तबाह कर रख दिया। जी हां, माना जा रहा है कि सर्दी से पहले रूस यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा करना चाहता है और इसीलिए उसने हमले तेज कर दिए हैं। आज इसी पर ही आपको ग्राउंड जीरो की हर तस्वीर हम दिखाएंगे। जो दूसरी तस्वीर आई वो दुनिया को हिलाकर रख देने वाली है। रूस ने एक ऐसी पनडुब्बी का टेस्ट कर दिया है जो ना केवल पानी में छिप सकती है बल्कि न्यूक्लियर हथियार भी लेकर जा सकती है। इस टेस्ट के बाद में नाटो देशों में हड़कंप मच चुका है। अमेरिका भी अब इससे सकते में है। इसके बाद में बात गाजा की भी करेंगे। गाजा में युद्ध की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी कि सीज़फायर को इजराइल मानने को तैयार नहीं हुआ। उसने एक बार फिर से धमकी दे दी है कि हमास के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। और आज इसी बड़ी खबर पर गाजा के हर पहलू से आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे खास कार्यक्रम की, आक्रमण की। नेतन्याहू ने किस तरह से गाजा को बर्बाद करने का प्रण लिया और सिर्फ गाजा ही नहीं बल्कि गाजा के साथ साथ सीधे सीधे बड़ी धमकी अब लेबनान के लिए भी यहां पर आती हुई नजर आती है। कैसे और आक्रामक रूप नजर आता है और कैसे कर रहे हैं नेतन्याहू आक्रमण। सिर्फ नेतन्याहू ही नहीं, यहां पर पुतिन भी लगातार ज़ेलेंस्की पर आक्रमण रुख अपनाए हुए हैं। दिखाएंगे हर तस्वीर आपको। आइए शुरुआत करते हैं आक्रमण की बड़ी खबर के साथ में। बड़ी खबर वॉर ब्रेकिंग युद्ध के मैदान से। और बड़ी खबर आपको बता दें कि अभी भी रूस का यूक्रेन पर हमला थम नहीं रहा है। हर रात लगातार विध्वंसक अटैक हो रहा है। तो रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, नहीं थम रहा रूस का यूक्रेन पर हमला। हर रात हो रहा है विध्वंसक अटैक। एक हफ्ते में रूस ने 1170 बम दागे हैं। 1170 बम अपने आप में ये बड़ी तस्वीर दर्शाते हैं। समझिए किस तरह से यहाँ पर एक के बाद एक लगातार बड़े हमले हो रहे हैं। रूस एक एक करके यूक्रेन की हर तस्वीर को नक्शे से मिटा देना चाहता है। और अब हालात समझिए, हर रात विध्वंसक अटैक हो रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर आग से किस तरह से बर्बाद किया है यूक्रेन को। बता दें एक हफ्ते में रूस के 1170 बम दागे जाने की तस्वीरें सामने आई और ये विध्वंसक तस्वीरें यूक्रेन की। और इसी बीच जंग से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर वॉर ब्रेकिंग। और बड़ी खबर है यूक्रेन रूस जंग से जुड़ी हुई। सर्दी से पहले रूस ने यूक्रेन पर हमले और भी ज्यादा तेज कर दिए हैं। ज़ैपोरिज़िया, खार्किव, ओडेसा, यहां पर भारी तबाही नजर आती है। रूस ने एक हफ्ते में 1500 ड्रोन अटैक किए हैं। समझिए ये कितना ज्यादा घातक है। कैसे सर्दियां इस बार बहुत ज्यादा तपिश वाली रहने वाली हैं कहा जा सकता है, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ लपटें, चारों तरफ सिर्फ आग के गोले बरस रहे हैं। सर्दी से पहले रूस ने यूक्रेन को एक बार फिर से हमलों से पूरी तरह से भर दिया है। ज़ैपोरिज़िया का इलाका हो, खार्किव का इलाका हो, ओडेसा में भारी तबाही नजर आई है। जो जानकारी सामने आई है, एक हफ्ते के अंदर रूस की तरफ से 1500 ड्रोन यूक्रेन पर दागे गए हैं। युद्ध का जमीन पर नक्शा बदल रहा है और इस बार खबर आई है डोनबास से, जहां पर रूस ने जर्मनी से मिला यूक्रेन का गेम चेंजर टैंक लेपर्ड 2A6 पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। वो टैंक जिसे वेस्ट ने यूक्रेन की जीत का रामबाण बताया था, अब उसके मलबे से धुआं उठ रहा है। और ये सिर्फ एक टैंक का अंत नहीं है, ये संकेत है कि सर्दी आते ही जंग और क्रूर होने वाली है। तापमान गिर रहा है लेकिन हमले तेज हो रहे हैं। रूस मिसाइलों से जवाब दे रहा है, यूक्रेन ड्रोन से पलटवार कर रहा है और यूरोप में
चिंता ये है कि ठंड जैसे जैसे आगे बढ़ेगी हालात और बिगड़ते जाएंगे। क्या ये सर्दी यूक्रेन को घुटनों पर ला देगी या फिर पश्चिम फिर कोई नया हथियार भेजकर खेल पलटेगा? तस्वीरें डरावनी है, जंग रुकने वाली नहीं और आने वाले हफ्तों में हालात और विस्फोटक हो सकते हैं। युद्ध के नए स्वरूप सामने आ गए हैं। एक तरफ डोनबास में जर्मनी द्वारा दिए गए गेम चेंजर टैंक का चीरहरण, दूसरी ओर तो आपसे की रूस के तेल बंदरगाह पर धमाका और बीच में है दबाव, फटकार, जवाबी हमले। ये केवल एक युद्ध नहीं, ये सर्दी में भयंकर होने वाली जंग की शुरुआत है। जहां युद्ध का स्वर बदल रहा है, जहां अब सिर्फ मोर्चे पर गोलीबारी नहीं हो रही बल्कि पीछे पीछे रणनीति और बदले की राजनीति दहाड़ रही है। आज हम देखेंगे कैसे इस युद्ध की लकीर खींची जा रही है और क्यों अब सर्दी के मौसम में ये क्रूर रूप ले सकती है। सबसे पहले बारी थी उस घटना की जिसने युद्ध गति को नया आयाम दिया। रूस ने जर्मनी निर्मित लियोपार्ड 2A6 टैंक को ध्वस्त कर दिया, जिसे यूक्रेन ने गेम चेंजर के रूप में अपनाया था। वीडियो में दिखा टैंक के टुकड़े बिखरे, धुआं उठता हुआ और रूस की सेना का दावा कि हमने उसे मार गिराया। इस टैंक को यूक्रेन ने पश्चिमी समर्थन का प्रतीक माना था, जर्मनी का भरोसा माना था, पर रूस ने इस प्रतीक को तोड़कर दिखाया और अब सवाल उठता है कि क्या पश्चिमी हथियार अब उतने असरदार नहीं रहे जितना माना गया। रूसी विश्लेषकों ने दावा किया है कि लियोपार्ड 2A6 का कवच, तकनीक और संसाधन आधुनिक युद्ध की चुनौतियों को झेलने में कमजोर रहा। ये सिर्फ हार नहीं, ये चेतावनी है कि युद्ध का स्वर बदल चुका है। जवाबी हमला मतलब तेल बुनियादी ढांचाओं पर लक्षित वार। और जैसे ही पश्चिमी टैंक का ध्वस्त होना चर्चा में आया, दूसरी तरफ यूक्रेन ने मुट्ठी भर ड्रोन और मिसाइलों के साथ रूस की अछूती माने जाने वाली ऊर्जा बुनियादी संरचनाओं को निशाना बनाया। रात के अंधेरे में उड़ाए गए ड्रोन, आग की लपटें, 2 विदेशी जहाज क्षतिग्रस्त और रूस की उच्च ध्वनि में सूचना, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ।
ये हमला समुद्र के पार नहीं बल्कि रूस की अपनी सीमा के भीतर हुआ। एक संकेत कि अब यूक्रेन ने युद्ध के आपूर्ति लाइन, आर्थिक आधारशिला और लॉजिस्टिक्स तक रूस को पहुंचाना शुरू कर दिया है। ये केवल मोर्चा पर हमला नहीं बल्कि पीछे की लड़ाई है। रूसी अधिकारियों ने बताया तो आपसे कि तेल टर्मिनल में भवन और अब संरचना को नुकसान हुआ। ये रूस की अर्थव्यवस्था और युद्ध यंत्र के लिए सीधा हमला है। यूक्रेन द्वारा ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमला ने रूस को खामोश नहीं रहने दिया। रूस ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की, यूक्रेन के विभिन्न ठिकानों को निशाना बनाया, आर्मी ग्रुप्स को धक्का दिया और संकेत दिया कि ये जंग अब एक लंबी सर्दी युद्ध की ओर बढ़ रही है। विश्लेषकों के मुताबिक जहां एक और टैंक का ध्वस्त होना था, वहीं दूसरी ओर जवाबी हमले ये एक चक्र बन चुका है। याद कीजिए, जब एक टैंक गिरता है तो मोर्चा खामोश नहीं रहता। जब टर्मिनल जलता है तो युद्ध के तार पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खिंचते हैं। रूस ने दिखा दिया कि पीछे हटना नहीं जानता। ऐसे में सर्दी में भयंकर जंग क्या संकेत देती है? अब हम उस घड़ी के करीब है जब इस युद्ध की लकीर बढ़ती ठंड के साथ और गहरी होगी। मोर्चा पर तापमान गिरा है, सैनिकों के लिए कठिनाई बढ़ी है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा रहा है। तत्कालिक परिणाम रात में हमले, कमिश्निंग में देरी और सबसे बड़ी बात, मानव जीवन पर असर। ठंडे मौसम में जंग का अर्थ सिर्फ गोली नहीं, मरुस्थल नहीं, बल्कि हिम युद्ध भी हो सकता है। विश्लेषक कह रहे हैं कि इस तरह के हमले और जवाबी हमले एक संकेत है कि ये जंग अब फाइलिंग मोमेंट की नहीं बल्कि प्लग इन मोमेंट की ओर बढ़ चुकी है। जंग का अगला अध्याय ठंडे मौसम में खतरनाक होगा। युद्ध सिर्फ यूरोप, रूस, यूक्रेन तक सीमित नहीं, ये वैश्विक प्रभाव छोड़ रहा है। भारत के लिए ये महज सूचना नहीं बल्कि सुरक्षा चिंता है। ऊर्जा सुरक्षा, रूस की इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले और बाजार में अस्थिरता हम पर असर कर सकती है। रणनीतिक सहभागिता, भारत रूस संबंध और रूस पश्चिम युद्ध में भारत की भूमिका पर नया दबाव बन सकता है। रक्षा सामग्री एवं हथियार प्रणालियां, पश्चिमी समर्थन से लैस यूक्रेन और रूस की टैक्टिक्स हमें चिंतित होना चाहिए कि एशिया प्रशांत में क्या उदाहरण बने। इस जंग में कहीं ऐसा ना हो कि भारत मध्यस्थीय बने। तैयार रहने का वक्त है। राजनीति, रणनीति और सुरक्षा को फिर से देखने का वक्त है। तो अब सवाल ये नहीं कि क्या हुआ बल्कि क्या होने वाला है। क्या यूक्रेन रूस के ऊर्जा और रसद नेटवर्क को और अधिक निशाना बनाएगा? क्या रूस अपनी श्रेष्ठता को बनाए रख पाएगा या जवाबी हमले की लहर चलेगी? क्या यह संघर्ष सिर्फ मोर्चे पर होगा या अब ठीक युद्ध आधारित होगा?
टैंक ध्वस्त हुए, तेल टर्मिनल जला, जवाबी हमले हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी सिर्फ शुरुआत है। सर्दी में भयंकर होगी ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं, ये भविष्यवाणी हो सकती है। ये युद्ध अब महायुद्ध हो गया है, मोर्चे से निकलकर अंदर की गहराई में घुस गया है। सवाल सीधा है, क्या ठंडी हवाएं रूस के पक्ष में चलकर यूक्रेन को धूल में मिला देंगी? जवाब आसान नहीं, पर हकीकतें बोलती हैं। सर्दी युद्ध का मौसम है, पर निर्णायक नहीं। इसे किसी एक पक्ष की पक्की जीत की गारंटी समझना खतरनाक होगा। सबसे पहले मौसम एक ही फैक्टर है। सर्दी भारी भरकम उपकरणों को धीमा कर सकती है, रसद लाइनें कमजोर कर सकती है और नागरिकों के लिए आफत बन सकती है। पर इतिहास और हाल की रिपोर्टें दिखाती हैं कि युद्ध का परिणाम मौसम के साथ साथ रणनीति, रसद, अंतर्राष्ट्रीय मदद और सैनिकों की तैयारी पर निर्भर करता है। केवल ठंड से किसी देश का ढेर हो जाना इतिहास में बार बार सिद्ध नहीं हुआ। दूसरा, रूस की क्षमता है, पर सीमाएं भी हैं। मॉस्को ने ठंड से पहले लंबी दूरी की प्रहार क्षमताएं तेज की है और ऊर्जा लक्ष्यों पर हमले बढ़े हैं। पर इन हमलों के बावजूद रूस को खींचने वाली आर्थिक, लॉजिस्टिक और मानव लागत कम नहीं मानी जा सकती। यूक्रेन भी अब ड्रोन, वेस्टर्न हथियारों और घरेलू प्रतिरोध के साथ जवाब दे रहा है और निरंतर पश्चिमी समर्थन एक बड़ा कारक बना हुआ है। ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले सर्दी में प्रभाव को बढ़ा देंगे। यदि गैस और तेल की आपूर्ति रुके तो यूरोप और यूक्रेन दोनों पर दबाव बढ़ेगा, पर इसका मतलब रूस की सैद्धांतिक तेजी से जीत नहीं है। इसका मतलब व्यापक मानवीय संकट और रणनीतिक थकान है। WHO और विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि सर्दी के साथ युद्ध स्वास्थ्य और बुनियादी सेवाओं पर भी भारी टूट पैदा कर सकता है। तो क्या रूस यूक्रेन को सर्दी में तहस नहस कर देगा? सर्दी रूस को कुछ लाभ दे सकती है। गतिशीलता पर असर, जमीनी धारणा में दबाव पर निर्णायक जीत के लिए सिर्फ मौसम काफी नहीं। असल निर्णायक होंगे सेनाओं की रसद, पश्चिम का समर्थन, दोनों पक्षों की रणनीतिक अनुकूली क्षमता और नागरिक सहन शक्ति। यानी सर्दी को बड़ी हार मान लेना जल्दबाजी होगी, पर यह निश्चित है कि सर्दी जंग को और भयानक और विनाशकारी बना देगी। संक्षिप्त में, सर्दी युद्ध को तेज और क्रूर कर सकती है, पर ये एक तरफा निर्णायक नहीं बनेगी। मगर आप इस सर्दी के मौसम में क्या देखना चाहेंगे? देखें, रसद पर हमले, ऊर्जा टारगेटिंग, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की निकटता और दोनों पक्षों की अनुकूलन कुशलता। यही तय करेगा कि ये मौसम तहस नहस बनेगा या सिर्फ और एक कड़वा अध्याय।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो एक तरफ रूस आक्रमण कर रहा है, दूसरी तरफ यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ रही। इसी बीच एक बड़ी खबर युद्ध के मैदान से, वॉर ब्रेकिंग। बड़ी खबर यह है कि रूस की यूक्रेन और साथ ही साथ नाटो देशों को बड़ी चेतावनी है। खाबरोव्स्क सबमरीन का परीक्षण किया गया है, परमाणु हथियार ले जा सकती है ये बड़ी कहा जाए कि एक बड़ी सबमरीन, और खाबरोव्स्क पोसेडॉन ड्रोन से लैस बताई जाती है और अपने आप में कहा जा सकता है कि एक बड़ी ताकत ये रूस को एक तरह से देने वाली है। रूस का ये पूरी तरह से परीक्षण पिछले कुछ वक्त से शक्ति प्रदर्शन रहा है। अपनी न्यूक्लियर ताकत को किस रूप में दर्शा रहा है रूस, उसे इस रूप में समझिए कि पहले चाहे बात अपने हथियारों की हो या फिर सबमरीन की, पनडुब्बियों की, एक और पनडुब्बी की, इसी तरह से तस्वीर नजर आई। और ये बड़ा संदेश है ना सिर्फ यूक्रेन को बल्कि नाटो को। तो रूस ने बना ली है एक ऐसी पनडुब्बी जो समुद्र की गहराइयों से भी ज्यादा खतरनाक संदेश भेज रही है, और नाम है खाबरोव्स्क। और इसके साथ ही पोसेडॉन नामक न्यूक्लियर ड्रोन, जिसे दुनिया डूम्सडे हथियार कह रही है। नाटो में हड़कंप मच गया है क्योंकि ये तकनीक पश्चिमी तटों को सीधे सीधे चुनौती दे सकती है। क्या ये सिर्फ दिखावा है या रणनीतिक बदलाव का बिग विनर? इस रिपोर्ट में समझिए, हम उसकी क्षमताओं को जानते हैं कि आखिर ये क्यों नाटो देश और दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गई है। Вчера провели еще одну испытание. समुद्र की गहराइयों से उठती नई धमकी, रूस ने लॉन्च किया है खाबरोव्स्क, एक ऐसी परमाणु पनडुब्बी जो लैस है पोसेडॉन नाम के उस ड्रोन से जिसे दुनिया डूम्सडे हथियार कह रही है। ये कोई छोटी खबर नहीं, ये दाव है, शोर है और ये संदेश है। रूस अब समुद्र के नीचे भी दुनिया को डरा सकता है। सेवरोडविंस्क के सीमाश शिपयार्ड में आज जो दृश्य दिखा वो सिर्फ एक जहाज का नहीं बल्कि वैश्विक ताकतों के बीच नई दहशत का प्रतीक है। रूस ने अपनी नई खाबरोव्स्क पनडुब्बी को रोका नहीं, उसे दाखिल कर दिया भविष्य की आंधी में। खाबरोव्स्क बताया जा रहा है खास तौर पर पोसेडॉन अंडर वाटर ड्रोन को ले जाने के लिए बनाई गई पहली सीरियल सबमरीन है, यानी ये मदरशिप की तरह काम करेगी। पोसेडॉन खुद कोई मामूली टॉर्पीडो नहीं, ये एक बड़े आकार का न्यूक्लियर प्रोपल्ड दूरगामी अंडर वाटर ड्रोन है जिसे रूस ने दर्दनाक और अनइंटरसेप्टेबल बताया है। पोसेडॉन की खासियत यह है कि यह गहराई में जाकर तेजी से यात्रा कर सकता है, लंबी दूरी तय कर सकता है और समुद्री तटों पर ऐसे परिणाम पैदा कर सकता है जो पारंपरिक हथियारों से मेल नहीं खाते। रूस क्या दावे कर रहा है? रूसी नेतृत्व ने पोसेडॉन के हालिया परीक्षण की सफलता का दावा किया। कहा गया कि ये लॉन्च हुआ, परमाणु ऊर्जा इकाई चालू हुई और ये ऑन गेम है। मॉस्को ने इसे प्रदर्शित कर दुनिया को बताया कि उसके पास अब ऐसी एक क्षमता है जो किसी भी तटीय देश की बुनियादी ढांचागत सुरक्षा को बदल सकती है। आंकड़े और दावे। पोसेडॉन की रेंज हजारों किलोमीटर बताई जा रही है।
अनुमानित स्पीड और डेप्थ पैरामीटर पर चर्चा हो रही है और इसके किरदार के रूप में इसे एक रणनीतिक गेम चेंजर माना जा रहा है। पर इन दावों के पीछे एक स्पष्ट रणनीति है। रणनीति है डर, दिखावा और रणनीतिक संतुलन की। दूसरी तरफ वैश्विक प्रतिक्रिया और नाटो की तैयारी है। ये एक अकेला कदम नहीं, ये तनाव की पुरानी लकीर का नया विस्तार है। नाटो और पश्चिमी ताकतें छक्के खाने वाली स्थिति में नहीं, वे तैयारियों को तेज कर रहे हैं। इस बीच रूस का कहना है कि यह कदम उनके रक्षा संतुलन के लिए जरूरी है और पश्चिम के खिलाफ डिटरेंस का हिस्सा है। ऐसे हथियार पारंपरिक नीतियों और रणनीतियों को चुनौती देते हैं, न केवल तकनीकी बल्कि नैतिक और कानूनी सवाल भी उठाते हैं। डूम्सडे ये शब्द मीडिया में छाया हुआ है, पर क्या सचमुच कोई एक हथियार तटवर्ती शहरों को जलाकर राख कर सकता है? वैज्ञानिक और सैन्य विश्लेषक इसे अतिशयोक्ति भी कह रहे हैं और खतरनाक भी। पेसेडॉन के जो सिद्धांत बताए जाते हैं, न्यूक्लियर प्रोपल्ड यूनिट, हाई एल्ड वॉरहेड और रेडिएशन लोडेड सर्ज, और ये सब मिलकर संभावित तटीय तबाही का रूप बना सकते हैं। पर वास्तविक प्रभाव इलाके, वॉरहेड साइज और भी तकनीकी पहलुओं पर निर्भर करेगा। सरल शब्दों में यह हथियार टेरर क्षमता रखता है, पर्यावरणीय विनाश की क्षमता रखता है और रणनीतिक स्तर पर वॉशिंगटन, ब्रसेल्स और मॉस्को की नीतियों में बदलाव ला सकता है। पर क्या इसे बाजारे हकीकत में उतारा जा सकता है? समय ही बताएगा। ये केवल अमेरिका रूस की बात नहीं रही। कोई भी तटीय राष्ट्र, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो या एशिया, पेसेडॉन जैसी प्रणालियों से अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित हो सकता है। रेडिएशन, समुद्री जीवन का विनाश और बंदरगाहों की तबाही ये वास्तविक परिणाम हो सकते हैं। इसीलिए वैश्विक समुद्री सुरक्षा रणनीतियों में बदलाव अब अनिवार्य हो गया है। यह हथियार पारंपरिक रक्षा तंत्रों के लिए चुनौती पेश करता है। समुद्री निगरानी, उप समुद्री डिटेक्शन और जियो इंटेलिजेंस को नया आकार देना होगा। तो क्या यह शांति को तोड़ेगा या संतुलन बनाएगा? रूस इसका इस्तेमाल संदेश भेजने के लिए कर रहा है। यह दिखाना है कि उसके पास असाधारण विकल्प हैं। दूसरी ओर ऐसे प्रदर्शन उत्तर की दौड़ को भड़का सकते हैं और एक द्विपक्षीय और बहुपक्षीय शीत युद्ध जैसी स्थिति को फिर से हवा दे सकते हैं। परिणाम रणनीतिक स्थिरता और हथियार प्रतियोगिता का नया दौर। खाबरोवस्क का जल जाना कोई आम तस्वीर नहीं, ये दुनिया को सख्त झटका दे रहा है। पेसेडॉन सिर्फ एक हथियार नहीं, ये एक चेतावनी है। चेतावनी कि समुद्र की गहराई अब छिपने की जगह नहीं रही, वो अब ताकत दिखाने का अखाड़ा बन गया है। और इस अखाड़े में हर कदम पर हिसाब किताब बहुत महंगा पड़ सकता है, न केवल देशों के लिए बल्कि मानवता के लिए। रूस ने कहा ये नई शक्ति उसके डिटरेंस का हिस्सा है। दुनिया भर के पटल पर अब सवाल वही है, क्या ये सुरक्षा बढ़ाएगा या दुनिया को और खतरनाक बना देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
मध्य पूर्व के तनाव में एक बार फिर से नई तस्वीर नजर आती है और नया स्तर नजर आता है। इजराइल ने लेबनान की सीमा पर बड़े हमले कर दिए हैं और अब इन हमलों में एक कहा जाए कि सेंटर पॉइंट है हिजबुल्लाह। जवाब में बेंजामिन नेतन्याहू ने सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी है कि हमास की जड़ों से निकाल कर ही एक तरह से उसे दम लेंगे। अब ये सिर्फ बयान नहीं है बल्कि उनकी नई नीति बन चुकी है। गाजा में राहत कार्य हो नहीं रहे, रिहायशी क्षेत्र टारगेट पर है और अब लेबनान की सीमा धड़कनों से पुलकित है। क्या ये सीमा पार हमला किसी बड़े प्रतिशोध का संकेत है? क्या हम एक बहुआयामी युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं जहां पर गाजा, लेबनान और इजराइल के बीच में बर्फ की तरह बिखरते हुए तनाव किसी ज्वालामुखी में तब्दील हो सकते हैं? इस विशेष रिपोर्ट में देखेंगे क्या मध्य पूर्व में आज जो कदम उठाए जा रहे हैं वो सिर्फ क्षणिक हमले हैं या फिर क्षेत्रीय युद्ध की दस्तक। गाजा में हुकूमत की ज्वाला अभी बुझी भी नहीं थी कि अब इजराइल ने लेबनान की सीमा पर भी आग भड़काने की कसम खा ली और रोज हवाई तोपखाने की बरसात से दक्षिण लेबनान खंडर बन रहा है और हिजबुल्लाह पर दबाव बनाने की कोशिशें तेज हो चली हैं। यही नहीं, गाजा में भी आईडीएफ के हमले लगातार जारी हैं और नेतन्याहू ने साफ कहा है हमास को खात्मा करके ही दम लेंगे। एक औरत के घुटनों के पास राख के ढेर, बच्चे के खिलौने धूल में लानत, यही गाजा की सच्चाई है। वही लेबनान के दक्षिणी कस्बों में रोज के अटैक ने लोगों को बिखेर दिया है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के मिलिटेंट ठिकानों को निशाना बनाना जारी रखा है और यह सिलसिला सिर्फ सुरक्षा कार्रवाई नहीं बल्कि एक स्पष्ट रणनीति है। हिजबुल्लाह को डराकर उसका दम तोड़ना। हाल के हिट में नागरिक मौतें और संपत्ति का भारी नुकसान दर्ज किया गया है। नेतन्याहू की भाषा में अब कोई नरमी नहीं। हमास को खत्म करना सिर्फ घोषणा नहीं, यही नीति बन चुकी है। यही दृष्टिकोण गाजा में युद्ध के तेवरों में बन रखा है और लेबनान से उठती धमकियों को बढ़ाता भी है। लेबनान के कई इलाकों में हाल में हवाई हमलों में सिविलियन मौतें और बुनियादी ढांचे का विनाश हुआ है, जो कि क्षेत्रीय तनाव को और भड़काने वाला है। इजराइल का कहना है कि यह हिजबुल्लाह के ठिकानों और मिसाइल भंडारों को निशाना बना रहा है, पर नतीजा ये हुआ कि साधारण नागरिक सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं। विश्लेषक चेतावनी दे रहे हैं कि लगातार हमलों से लेबनान में अस्थिरता बढ़ेगी और हिजबुल्लाह के पास भी प्रतिक्रिया के विकल्प बतौर रॉकेट फायर, सैद्धांतिक ट्रेनिंग और मदद के रास्ते होंगे, जिसका अर्थ है सीमा पर किसी भी चूक से बड़े पैमाने पर तबाही संभव है। गाजा में शांति का जो पारदर्शी वादा हुआ था वह नाजुक निकला। सहायता सीमित दर पर पहुंच रही है और आईडीएफ के हमले लगातार जारी हैं। परिणाम बुनियादी सेवाओं को ध्वंस, आवागमन पर रोक और बढ़ती मानवीय अकाल की आशंका। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि केवल कुछ प्रतिशत मानवीय काफिले ही
प्रवेश कर पाए हैं और रिहायशी इलाके बार बार निशाने पर आते हैं। गाजा में बचे कुछ घरों के बीच लोग आग जलाकर गरमाते दिखे। अस्पतालों के बाहर लाइनें, मदद के ट्रकों का रोका जाना। नेतन्याहू ने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि वे हमास को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं। ये न केवल राजनीतिक नारा है बल्कि उसकी रणनीतिक प्राथमिकता भी लगती है। इस इरादे के बाद रॉकेट फायर, भूमिगत सुरंगों के खिलाफ अभियान और बड़े पैमाने पर बमबारी का विकल्प आम हो सकता है। ऐसे इरादे वास्तव में तब खतरनाक बनते हैं जब उन्हें पूरे युद्ध के उपकरण और सिविलियन इलाकों की कीमत चुकानी पड़े। नेतन्याहू का यह संदेश हमास को खत्म करेंगे, क्षेत्र को और अधिक उग्र बना रहा है और मध्यस्थता प्रयासों पर हमला कर सकता भी है। हिजबुल्लाह के पास अभी भी व्यापक क्षमताएं हैं, वेब केपिंग, रॉकेट और मिसाइल स्टॉक्स। इजराइल के लगातार हमलों से हिजबुल्लाह को जवाब देने के लिए प्रेरणा मिल सकती है और अगर जवाब दिया गया तो जवाबी कार्रवाई तेज और अधिक सामरिक हो सकती है। यही वह रास्ता है जब एक सीमित संघर्ष बड़े युद्ध में बदल सकता है। यहाँ मासूमों की मौत एक समाचार नहीं बल्कि हर घर की कहानी है। अस्पताल भरे हैं और ठहराव में जिंदा रहना कठिन हो रहा है। गाजा और लेबनान दोनों में सैकड़ों घर तबाह हो चुके हैं, हजारों विस्थापित। यही मानवीय कीमत है जिसे दुनिया भी नजरअंदाज नहीं कर सकती। दावा है कि गाजा में इलाज के लिए दवा नहीं बची, सर्दी आ रही है और बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। दुनिया कह रही है स्थिरता जरूरी है, पर वास्तव में क्या हो रहा है? पश्चिमी और क्षेत्रीय शक्तियां कूटनीतिक दबाव बना रही हैं, पर नेतन्याहू की सख्ती और हिजबुल्लाह की प्रतिक्रिया के बीच मध्यस्थता का दायरा घटता जा रहा है। यही यह समय है जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सक्रियता मायने रखती, वरना सीमाएं एक बार फिर खुल सकती हैं। क्या ये क्षेत्र महायुद्ध बन जाएगा? ये खेल अब सिर्फ बॉर्डर की नई विचारधारा की, शक्ति की और मनुष्यता की जंग बन चुकी है। अगर कूटनीति कमजोर पड़ी तो अगला अध्याय और खतरनाक होगा। जंग का अगला पत्र खतरे में है और दुनिया को अब शांत होने का विकल्प चुनना होगा या फिर इसे रोकने के लिए बड़ी हस्तक्षेप रणनीति अपनानी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसलहत इस्राईल मत रुह लिलउद्वान अलवासिअ, लअन्नु इज़ा राहू लिलउद्वान अलवासिअ। मध्य पूर्व की जमीन फिर से बारूद के ढेर पर खड़ी है। गाजा में आग अभी बुझी नहीं और इजराइल अब लेबनान पर भी गोलों की बारिश कर रहा है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि हिजबुल्लाह कितना जवाब देगा, सवाल बड़ा है, ईरान क्या करेगा? क्योंकि हिजबुल्लाह सिर्फ लेबनान की लड़ाई नहीं लड़ता, वह तेहरान की छत्र छाया में पलने बढ़ने वाली यह ताकत है जो इजराइल को सीधी चुनौती देती है।
लेबनान की सीमा पर इजरायली टैंक, तोपे और ड्रोन लगातार सक्रिय हैं। हर दिन नए ठिकाने ढहे जा रहे हैं, इमारतें राख हो रही हैं और दक्षिण लेबनान से लोगों का पलायन जारी है। इजराइल का दावा, हम सिर्फ हिजबुल्लाह के ठिकाने उड़ा रहे हैं, लेकिन तस्वीरें कहती हैं निशाना सिर्फ ठिकाने नहीं, पूरा इलाका है। यही वह मोड़ है जहां ईरान की भूमिका जरूरी हो जाती है, क्योंकि हिजबुल्लाह अकेला नहीं है। उसके पीछे है ईरान की फंडिंग, उसकी परीक्षण, उसकी प्रशिक्षण, उसकी रॉकेट टेक्नोलॉजी और उसकी वैचारिक रीढ़। अगर लेबनान की जंग तेज हुई तो तेहरान मौन नहीं रह सकता, और अगर तेहरान उतरा तो ये लड़ाई सिर्फ इजराइल बनाम हमास हिजबुल्लाह नहीं, ये बदल जाएगी क्षेत्रीय युद्ध में। गाजा की स्थिति भी स्थिर नहीं है। युद्ध विराम का वादा कागज पर है, जमीनी हकीकत यह है कि आईडीएफ अभी भी पूर्वी और उत्तरी इलाकों में ऑपरेशन चला रहा है। राहत सामग्री सीमित है, अस्पताल फिर से संकट में है और बच्चे तक दवाइयों के इंतजार में दम तोड़ रहे हैं। यानी शांति सिर्फ एक शब्द है, हालात अभी भी जंग जैसे ही हैं। इसी बीच नेतन्याहू का बयान फिर सामने आया, हमास को पूरी तरह मिटाए बिना हम नहीं रुकेंगे। ये बयान सिर्फ गाजा के लिए नहीं, लेबनान के लिए भी धमकी है। ये संकेत है कि इजराइल 2 मार्चों पर लड़ने से नहीं डर रहा, लेकिन अब सवाल ये है कि ईरान इसे कैसे लेगा। क्या लेबनान के ऊपर गिरते बमों को देखकर तेहरान चुप बैठेगा? और अगर ईरान सक्रिय हुआ तो क्या अमेरिका भी मैदान में उतरने को मजबूर हो जाएगा? यही वह बिंदु है जहां जंग का नक्शा बदल सकता है। विश्लेषक कह रहे हैं कि अगर इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग खुलकर शुरू हुई तो गाजा में चल रही लड़ाई और भी लंबी होगी। युद्ध विराम हवा में उड़ जाएगा और क्षेत्र एक बड़े टकराव की तरफ बढ़ जाएगा। यानी निर्णायक कड़ी है ईरान। तेहरान बोलेगा तो युद्ध फैलेगा, तेहरान चुप रहा तो लेबनान दबेगा, लेकिन गाजा की आग ठंडी नहीं होगी। अब दुनिया इंतजार में है, क्योंकि अगला कदम यही तय करेगा कि यह संघर्ष सीमित रहेगा या पूरा मध्य पूर्व जल उठेगा। अमेरिका के फाइटर जेट आसमान में गरज रही हैं और जमीन पर वेनेजुएला ने मिसाइलें तैनात कर दी है। तनाव अपने चरम पर है। कैरेबियन के आसमान में अब बारूद की गंध महसूस की जा सकती है। वॉशिंगटन ने चेतावनी दी है, जबकि कराकस लगातार ये कह रहा है कि यह हमारी सुरक्षा की तैयारी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये महज पावर शो है या फिर आने वाली जंग क्या है। दोनों तरफ सेनाएं अलर्ट पर हैं, नजरें रडार पर हैं और एक गलत कदम और दुनिया एक नई जंग की तहलीज पर पहुंच सकती है। क्या अमेरिका और वेनेजुएला सीधे टकराव की राह पर हैं? आसमान में उड़ाने, जमीन पर तैयारियां, दुनिया सांस रोके देख रही है कि आखिर आगे क्या होगा। ये है वो धमकी जिसने पूरी दुनिया के सियासी गलियारों में आग लगा दी है।
मादुरो का बयान, हमारे पास 5000 से ज्यादा फाइटर जेट्स को गिराने वाली मिसाइलें हैं। मादुरो के इस भड़काऊ बयान के बाद वेनेजुएला और अमेरिका के बीच हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कैरेबियन समुद्र के ऊपर अब हवा बारूद से भारी है। अमेरिकी बेड़ा पहले से ही वहां तैनात है। और अब वेनेजुएला ने अपने मिसाइल लॉन्चर और एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव मोड में कर दिए हैं। अमेरिका ने ड्रग कंट्रोल्स के खिलाफ अभियान तेज करते हुए कैरेबियन में करीब 4500 सैनिकों की तैनाती कर दी है। ड्रग्स के रास्तों को बंद करने के नाम पर अमेरिकी नौसेना ने कई वेनेजुएला नावों को निशाना बनाया। इन हमलों में कई लोगों की मौत भी हुई। लेकिन वेनेजुएला का दावा है, मारे गए लोग ड्रग्स तस्कर नहीं बल्कि निर्दोष नागरिक थे। ट्रंप प्रशासन इन मौतों को एंटी ड्रग्स ऑपरेशन का हिस्सा बता रहा है, लेकिन अब मामला सिर्फ ड्रग्स तक सीमित नहीं रहा। ये मामला है राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का, शक्ति प्रदर्शन का और शायद आगामी जंग का। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में साफ शब्दों में कहा था, जान बचाने के लिए हमले जारी रह सकते हैं। ट्रंप ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने CIA को वेनेजुएला में गुप्त अभियान चलाने की मंजूरी दे दी है। यानी अब अमेरिका सिर्फ आसमानी हमला नहीं बल्कि जमीनी कार्रवाई पर भी विचार कर रहा है। ट्रंप ने कहा, हम जमीनी एक्शन पर विचार कर रहे हैं, खासकर उन शिविरों और हवाई पट्टियों पर जो कंट्रोल दे लॉस सोल्स से जुड़े हैं।